नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ मेरे चैनल वीके दत्ता साहब स्टूडियो में आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका। कर्नल तेज टिक्कू हमारे मेहमान हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। और एयर कमोडोर रिटायर्ड एस बैल साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए रक्षा सचिव पहुंचे हुए हैं इस वक्त। जी हां, रक्षा सचिव के साथ प्रधानमंत्री मोदी की उनके आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। इससे पहले कल एयरफोर्स के चीफ भी प्रधानमंत्री से मिले थे। उनसे पहले नेवी चीफ से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। तो इन 3 दिनों में लगातार कुछ बड़ी मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है और ये सारी मुलाकातें प्रधानमंत्री आवास पर हो रही हैं। फिर आपको बता दें, इस वक्त रक्षा सचिव से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात चल रही है पीएम आवास पर। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आर्मी चीफ, नेवी चीफ, अब रक्षा सचिव से प्रधानमंत्री की मुलाकात, कैसे देखा जाए इन मीटिंग्स को देवेंद्र? और सर, पहले की अगर मुलाकात को देखें तो उसमें इस हिसाब से कि आतंकवादियों के खिलाफ जो ये जवाबी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की जो बात कही जा रही है, तो उसके हिसाब से एक्शन क्या लिया जाना है, उसमें उनका रोल। रक्षा सचिव की अगर बात करें तो रक्षा सचिव का रोल इस लिहाज से थोड़ा अहम हो जाता है कि अगर भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान किसी प्रकार का कोई दुस्साहस करे या कुछ और ज़्यादा कुछ एस्केलेट करने की कोशिश करे, तो फिर भारत उसको उसी एक्सटेंट पर और उससे ज़्यादा के एक्सटेंट पे ले जाना चाहेगा। और उस कंडीशन में भारत की तैयारी किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से रक्षा सामग्री जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसकी हमारी कैसी तैयारियां हैं, कैसे उसकी आपूर्ति की जाएगी, इन सारे पहलुओं में रक्षा सचिव का रोल बहुत अहम रहता है। और उस लिहाज से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्देश पहले दिए थे, इससे पहले भी रक्षा सचिव के साथ उनकी एक बैठक हो चुकी थी, उसके बारे में अभी उनसे वो अपडेट लिया जा रहा होगा, ऐसा सोर्सेज का ये कहना है। पिछले 15 मिनट से ये मुलाकात चल रही है। उस लिहाज से आप समझा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले कुछ दिनों के बैठकों को अगर आप देखें तो सौरभ, एक संकेत साफ मिल रहा है कि जिस कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके बारे में एकदम से आप कह सकते हैं कि जो फाइनल गियर जिसे लगाना कहते हैं, उस गियर वाली स्थिति है। और उस कंडीशन में ये बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद, भारत की कार्रवाई के बाद अगर पाकिस्तान कुछ और करे फिर उसके बाद भारत की जो दोबारा जवाबी कार्रवाई होगी वो किस स्केल पे जानी चाहिए, उसके लिए हमारी तैयारियां कैसी होनी चाहिए, इन सारे पहलुओं पे बातचीत हो रही है। बहुत विस्तार से रणनीति बनाई जा रही है। सौरभ, जैसा आपने खुद बताया कि ये सारी मुलाकातें जरूर इशारा करेंगी भारत अपनी तैयारी जो है वो पुख्ता रखना चाहता है। लेकिन ये सब 1-to-1 मुलाकातें, इसलिए थोड़ा सा एक तो ये परिस्थितियां भी सामान्य नहीं है, इसलिए मुलाकातें भी सामान्य नहीं लगती देवेंद्र। और निश्चित तौर पर सौरभ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर काम करने के तरीके को अगर आप देखें तो खासतौर पे क्राइसिस के समय ही इज़ मैन ऑफ कमांड। वो सब कुछ अपने कमांड में लेकर फिर जो पॉइंट पर्सन होते हैं सीधे उनके साथ सारी चीज़ें करते हैं। और इसके पीछे 2 मकसद रहता है। पहली बात तो ये कि बहुत स्मूथली काम हो, क्विक डिसीजन लिया जाना हो, उसमें बहुत ज़्यादा लाल फीताशाही जैसी चीज़ें ना रहें। और दूसरी चीज़ कि जो सख्त गोपनीयता या प्रोफेशनलिज्म की जो ज़रूरत होती है उसका भी अक्षरशः पालन उसको उसी रूप में किया जाता है। तो अभी क्योंकि ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसने पूरे देश को हिलाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर की अगर क्राइसिस की अगर बात करें तो आप सबसे बड़ी क्राइसिस कह सकते हैं आप इस कार्यकाल में तो है ही। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो जो एक हमला हुआ था पहलगाम वाला, ये उस तरह का मामला था। तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और पहले दिन से पहलगाम में जब हमला हुआ तो उसके बाद से अगर आप देखें तो लगातार उनकी जो बैठकें हो रही हैं, वो जो भी संबंधित लोग हैं, चाहे रक्षा मंत्री की बात कर लें, एनएसए की बात कर लें, जब जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से बात बुला रहे हैं वो, उनके साथ खुद ही बैठक कर रहे हैं। इससे पहले नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ, सबके साथ उनकी बैठक हो चुकी है। एक साथ भी बैठक हो चुकी है ताकि कोऑर्डिनेशन को लेकर जो कुछ प्लान किया जाना था वो हो गया। फिर जब अलग अलग बैठकों की ज़रूरत हो रही है प्रधानमंत्री मोदी वो भी कर रहे हैं। और पुलवामा हमले के बाद भारत ने जिस प्रकार की कार्रवाई की थी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद अभी जो कार्रवाई होगी वो ज़्यादा बड़ी हो सकती है। सौरभ, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त मुलाकात चल रही है रक्षा सचिव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हमारे साथ स्टूडियो में एक और मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह जी भी आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। कर्नल टिक्कू, लेकिन एक एक करके आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ से मीटिंग, उससे पहले आपने देखा था हमारे सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़े जितने टॉप ऑफिशियल्स हैं सबके साथ प्रधानमंत्री मिले थे। और एक और खास बात, कल रक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आप जैसा चाहते हैं वैसी कार्रवाई होगी। देखिए,
दो इश्यूज हैं यहाँ पर। जो रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट है वो क्लियरली ये इंडिकेट करती है कि भारत में जिस प्रकार का गुस्सा है और भारतवासी जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस बार एक सबक सिखाया जाए, तो राजनाथ सिंह जी ने यही बोला, जो भारतवासी चाहते हैं वही होगा। तो उनका स्टेटमेंट तो क्लियर है। दूसरा, इस मामले में हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। आप नीड टू नो बेसिस पर ही हर एक से बात कर सकते हैं। जब आपको चाहिए कि कोऑर्डिनेशन के लिए सभी आपके पास हों, जो टॉप नॉचर्स है, चीफ सर्विस चीफ, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, रक्षा मंत्री और एनएसए, तो तब सब होते हैं। लेकिन जब आपको इंडिविजुअली कुछ बात कहनी होती है जो बाकियों को ज़रूरी नहीं है उस समय बताना, तो प्रधानमंत्री इस प्रकार से काम करते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बात अगर बाहर चली जाए उस लेवल पर, तो उससे देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मैंने पहले भी ये कहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑल आउट युद्ध होता है या नहीं होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान की कार्रवाई पर निर्भर है। क्योंकि हमने जो कार्रवाई करनी है वो तो हम करेंगे जी, लेकिन उसका जवाब क्या होगा पाकिस्तान की तरफ से, उस पर निर्भर है ऑल आउट युद्ध होगा कि नहीं। मैं मानता हूं कि जो अभी जो होने वाला है, जो बालाकोट इंटू 10, अगर उसको 10 गुना मल्टीप्लाई करेंगे वो कार्रवाई होगी, लेकिन मुझे लगता है वो रेस्ट्रिक्टेड होगी नून मिलिटेंट कैंप्स के ऊपर, नून ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर, लॉन्च पर, और ऑल आउट होगा। ये एक दो नहीं होगा। तो उसके बाद पाकिस्तान का क्या एक्शन होता है उस पर निर्भर होगा ऑल आउट युद्ध होगा कि नहीं। अच्छा, पाकिस्तान से लेकिन जिस किस्म की आवाजें आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान युद्ध से पहले ही हार चुका है। अब पाकिस्तानी सेना के अंदर बगावत की खबरें, आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तिजोरी भरने की खबरें उनकी जनता की जुबान पर हैं और हर पाकिस्तानी एक बात कह रहा है कि इस बार युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ अपने देश को तबाह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आसिम मुनीर लगातार इन दिनों वैसे बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं, अपने जवानों को तसल्ली के लिए मैसेजेस जारी कर रहे हैं। आसिम मुनीर का एक और बयान आया है जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जिसमें वो भारत के खिलाफ एक गीदड़ भभकी देता है। मुनीर कह रहा है कि अगर भारत ने हमला किया तो जवाब बहुत तीखा होगा, बहुत दर्दनाक होगा। Regardless of the multi-layered and multi-dimensional threat piled up against us, we stand united and reassured. Traditional or non-traditional, dynamic or proactive, whatever form of warfare is applied against us, our retribution will be sharp and painful, and we will certainly strike back far and deep. पुणे, अभी आपने जो पाकिस्तान की सेना के चीफ जनरल मुल्ला आसिम मुनीर का ये बयान सुना, इससे पहले वही एक इनकी जो स्पीच है जो पहलगाम हमले से पहले इन्होंने दी थी, जिसमें टू नेशन थ्योरी और पाकिस्तान मुसलमान हिंदू की बातें इन्होंने की थी। उसके बाद ये पहला बयान, ऑडियो बयान आप कह सकते हैं कि आसिम मुनीर का सामने आया है। अब ये कौन से इलाके में घूम रहा था ये तो क्लियर नहीं है, हो सकता है ये पीओके के कुछ बॉर्डर के इलाके हों, एलओसी के आसपास, या और कोई इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके हों। वो क्या रहा है अपनी सेना से, वो ये कह रहा है कि हम पर जैसी जंग भारत थोपेगा हम उसको वैसा जवाब देंगे और बड़ा दर्दनाक जवाब देंगे। सौरभ जी, जय हिंद, नमस्कार। ये जो आपने बोला है वॉइस वाली जो रिकॉर्डिंग, ये किसी एक जगह की हो नहीं सकती। ये मैं अथॉरिटी से कह रहा हूँ। अपने कमरे में बैठ के आपने रिकॉर्ड कर लें, कोई बड़ी बात नहीं। और इसका प्रूफ देता हूँ, क्योंकि ये लोग प्रूफ मांगते हैं। पाकिस्तान की सेना अंग्रेजी समझती नहीं है। ये मेरा कहना नहीं है, ये उनके अफसरों का कहना है। भाई, जो लैंग्वेज समझ ही नहीं आती उसमें आप क्यों बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर, चलो छोड़ दीजिए वो भी, लेकिन उस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को एनालाइज कर लीजिए कि हम करेंगे। इसका मतलब आप ऑलरेडी डिफेंसिव तो हो गए। भाई, आपके पॉलिटिशियंस तो बोल रहे हैं हम आएंगे। पॉलिटिशियन कंफर्म कर रहे हैं आज की तारीख में कि आर्मी, इंडियन आर्मी कब आ रही है। अब ये भी श्रीमान जी रिकन्फर्म कर रहे हैं कि हम ही आएंगे, और हमने तो कहा ही नहीं है कि हम एक वॉर के लिए आ रहे हैं। भाई, वॉर तो आपने अपने आप लगा रखी है। और मुनीर साहब का तो सबसे बढ़िया बात यह है कि बोलने को वो कुछ भी बोल जाएं, बट मुझे लग रहा है आज की तारीख में गवर्नमेंट और आर्मी अपनी खुद की आवाम को बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि आवाम उनके साथ नहीं चल रही है।
इस समय सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से नारे लग रहे हैं, वो सर ने भी पिछली बार बताया था कि इस दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, और इस वर्दी को मैं आपको अथॉरिटेटिवली बता रहा हूं, इवन गवर्नमेंट डजंट सपोर्ट दैट। शहबाज शरीफ की लैंग्वेज में है ही नहीं। तो इसके और बहुत सारे प्रमाण अब आ रहे हैं पाकिस्तान से, मैं भी आपको दिखाता हूं। बात ही नहीं आ रही अब। लेकिन नासिम मुनीर का बाहर निकल करके एक बयान देना, ये तो हुआ कम से कम। नहीं तो हम सोच रहे थे कि इनका आर्मी चीफ कहां चला गया, कहां छिप गया। कई दिनों तक वो एक परेड की सलामी लेता रहा, लेकिन उसके बाद अब बाहर आया है और अपनी फौज के बीच घूमकर उनका डर दूर करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। कमांडर साहब, उसने कहा जवाब बड़ा तीखा और दर्दनाक दिया जाएगा। तीखा और दर्दनाक तब दोगे जब आपके पास गोले होंगे। 3 दिन पहले कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर कई कोर कमांडर्स ने, ये इंटेलिजेंस इनपुट वेस्टर्न नेशन से आया है कि कई कोर कमांडर्स ने ये कहा कि हमारे पास ऑर्डिनेंस की शॉर्टेज है। उनकी एक फैक्ट्री है वाह के अंदर जो ये बनाती है, लेकिन 2022 से उन्होंने 60,155 मिलीमीटर शेल यूक्रेन को बेच दिए हैं, और साथ साथ में बेचे हैं 32,000 के करीब BM-21 रॉकेट्स, और बाद में उन्होंने 1,30,000 रॉकेट्स और बेचे हैं। इस समय उनके पास ये दोनों की शॉर्टेज है। 4 दिन की एस्टिमेशन हो रही थी, कल डिस्कशन बड़े सारे मीडिया चैनल्स में कि 4 दिन से ज्यादा उनके पास असला नहीं है। अगर 4 दिन के बाद असला नहीं है तो वो क्या हमको रिटेलिएटरी स्ट्राइक करेंगे, क्या करेंगे इन हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट? ये सारी गीदड़ भपकियां हैं। इसी वजह से हर जगह पे उनके जो पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं या फिर डिप्लोमैट्स हैं, वो सारे बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन की, इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन की। जब देश इतना वीक होता है तभी वो ये बात कर सकता है, और इसी वजह से ये गीदड़ भपकी। अच्छा, इतना तो उसको इल्म है, इतना तो उसको पता है कि भारत इस वक्त तैयारी बड़ी कर रहा है, तभी उसने शब्द इस्तेमाल किए मल्टी डायमेंशनल थ्रेट जनरल दत्ता पाकिस्तान को है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जहां तक भारत का सवाल है, हमने क्या स्टेटमेंट दी? हमने ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान के अंदर जो भी टेररिज्म के प्लानर हैं, उनके ऑर्गेनाइजर हैं, और जो लोगों ने इस हमले का इंजाम दिया, हम उनके पीछे जाएंगे, वो टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो जहां मर्जी जाए, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। भारत ने कभी भी नहीं बोला कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाले हैं। हमने क्या बोला कि हम उस टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जाने वाले हैं। अभी पाकिस्तान की फौज हेडलेस चिकन की तरह भागी फिर रही है। इसका मतलब यह है कि आसिम मुनीर उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सरगना है। पाकिस्तान की फौज वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अब डर भी भाग रही है कि भारत हमला करने वाला है। तो ये खुद ही उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया कि हम थे वो टेररिस्ट, और अभी हम डरे हुए भागते फिर रहे हैं, और हमारा आगे असर क्या होने वाला है। अभी मैं दूसरी बात आपको बता दूं, भारत की पब्लिक बहुत सेंटिमेंट है। लोग कहते हैं साहब अभी तक किनेटिक स्ट्राइक क्यों नहीं हुआ? किनेटिक स्ट्राइक चाहिए हमको साहब, बदला चाहिए हमको, ये पानी बंद कर दो, ये कर दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मारो, जाके मारो। मारेंगे तो जब हम मारेंगे, और अगर ये मुल्ला मुनीर पागल की तरह धमकी दे रहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं बराबर का जवाब दूंगा, तो भारत जब आपको मारेगा वो सारे चीज़ों को फैक्टर करके मारेगा कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आप हमारे लिए वर्स्ट केस सिनेरियो बनाएंगे तो हम उसके लिए तैयार होकर तुमको मारेंगे, ताकि तुम्हारा वर्स्ट केस सिनेरियो भी हमारा कुछ खराब ना कर सके, हमारा कुछ हमारे ऊपर असर ना डाल सके। और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? ऑल आउट वॉर या न्यूक्लियर एक्सचेंज। तुम जिस भी हालत में आओगे उसी हालत में हम तुमको मारेंगे, ये हमारा वादा है आपको। आप करके तो देखो, हम तो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मारेंगे। नहीं सर, ये जब हम मैसेज आपका मारेंगे, जब हम मारेंगे और इन्होंने कोई गलत हरकत करी, इनका पूरा वजूद खत्म हो जाएगा। नहीं, दूसरी बात जो आपने देशवासियों से भी कही कि हमें बेचैन अधीर होने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। लोगों में चर्चाएं रहती हैं कि भाई 2 हफ्ते हो गए, क्यों नहीं भारत कब मारेंगे? बट मुझे लगता है हमें वो मल्टी डायमेंशनल पब्लिक को जरूर समझाना चाहिए। सर मैं 1 मिनट ये अगला बयान दिखा दूं, फिर आता हूं मैं इसके पास। शायद इनके आर्मी चीफ ने हमारे रक्षा मंत्री की बात सुन ली हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल जो बात कही वो आपको जाननी चाहिए, और सरकार में बिल्कुल शीर्ष स्तर से ये मैसेजेस लगातार दिए जा रहे हैं। ये देश के लिए तो हैं ही, पाकिस्तान के लिए भी हैं और दुनिया के लिए भी हैं। आपको बता दें कि इस वक्त रक्षा मंत्री ने कहा कि जैसी कार्रवाई आप चाहते हैं वैसी कार्रवाई पाकिस्तान पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से हर कोई परिचित है, सब जानते हैं उनके नेतृत्व में क्या क्षमता है। जो देश चाहता है वो होगा।
साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, जैसा देश चाहता है वैसा होकर रहेगा, और देश तो एक ही चीज चाहता है कि इस बार आप पाकिस्तान का पक्का इलाज कर दीजिए। और एक गंभीर देश में और एक ऐसा जैसा पाकिस्तान देश है उसका अंतर समझिए। वह छोटा मोटा हर आदमी चिल्ला रहा है, प्रधानमंत्री भी चिल्ला रहा है, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, हम फलाना कर देंगे। भारत में अगर कोई बोल रहा है तो कौन? आपका नेतृत्व, आपकी सरकार। और सरकार में बैठा हर कोई व्यक्ति नहीं। प्रधानमंत्री नपा-तुला बयान देते हैं, गृह मंत्री ने केवल एक स्टेटमेंट दिया, रक्षा मंत्री के 2 बयान ज्यादा से ज्यादा आप गिना सकते हैं। लेकिन ये एक एक बयान भी बहुत अपने आप में पक्के हैं, पूरे हैं, वो संदेश कन्वे करने के लिए जो हम चाहते हैं। और दुश्मन को हमेशा एक किस्म से अंधेरे में रखना, उसको हमेशा चिंता में रखना कि इनके बयान का हम क्या मतलब निकालेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं। बैल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने बात करी थी मल्टी डायमेंशनल, और जब हम कहते हैं कि हम एक ऐसा रिस्पॉन्स देंगे कि आगे से ये आतंकवाद भी ना सोच सके कभी करने के लिए, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ टूल का इस्तेमाल ना कर सके, तो मल्टी डायमेंशनल में आता है तीनों सर्विसेज, यानी कि थल सेना, जमीन से, वायु सेना, हवा से, और नेवी तो ऑलरेडी ऐसी जगह एक्सरसाइजेस कर रही है जहां से वो ना केवल मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रही है और फायर प्रैक्टिस कर रही है, पर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी आगे लेके जा रही है और सबमरीन्स को भी डिप्लॉय कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम चारों तरफ से इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स के लिए तैयार हैं। और साथ में जो डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट आती है वो बहुत क्लियर है कि जो देश चाहता है और जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो होकर रहेगा। बस पेशेंस की जरूरत है। मेरी भी आपके चैनल से यही रिक्वेस्ट है कि ये लड़ाई लंबी है, क्योंकि ये आतंकवाद को जड़ से खत्म करने वाली लड़ाई है। इसीलिए पेशेंस रखें। जब भी हम जवाब देंगे काइनेटिक एक्शन का, वो ऐसा भयंकर होगा कि पाकिस्तानी जनरल्स याद रखेंगे। अब उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की कार्यशैली से आप सब परिचित हैं सर, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री रिस्क लेना जानते हैं, जोखिम उठाना जानते हैं। कितना महत्वपूर्ण है एक लीडर के लिए ऐसे हालात में रिस्क कॉन्शियस रहना? देखिए, जो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कल बात बताई है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, यहाँ इलेक्शन होते हैं, सरकारें बदलाई जाती हैं, तो आप लोगों के सेंटिमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। और आप कहीं भी आप जाइए, आपसे यही सवाल पूछा जाता है कि जंग कब होगा, पाकिस्तान को कब एक लेसन सिखाया जाएगा। तो देश की भावनाओं का ख्याल रखते हुए राजनाथ सिंह जी ने ये बताया कि भाई हम वही करेंगे जो आप सब लोग जानते हैं। दूसरी उसने बात बताई कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली से आपको मालूम है कि वो किस प्रकार का काम करते हैं, वो कब, कैसे और कितना रिस्क लेते हैं वो भी आपको मालूम है। वो अगेन ये रीइंफोर्स करने के लिए था कि सरकार जो भी कदम उठाएगी वो देश की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए उठाएगी और वही किया जाएगा। वही का मतलब है पाकिस्तान को जो एक सबक सिखाना वही सिखाया जाएगा। आप पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, वही होगा जो आप चाहते हैं। अब जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जोखिम उठाना जानते हैं, सर 2 तरीके के जोखिम पे हम लोग बात कर सकते हैं। एक जो पाकिस्तान करता है रेकलेस, अब जिसको अपने उठाए हुए कदमों का क्या जवाब आएगा शायद उसकी परवाह नहीं होती, उसकी चिंता नहीं होती। या भारत में अगर आप बस अपना मिसाइल दाग दीजिए, टैंक लेकर चल दीजिए, अगर हमने अब तक ये कर दिया होता। दूसरा ये कि आप जरूरत से ज्यादा कॉशियस हो जाएं, आप ये सोचें कि मुझे कितना नुकसान हो जाएगा, वो सामने वाला मेरा दुश्मन जो है उसके पास कितनी ताकत है, तो आप कोई एक्शन ले ही नहीं पाते। आपको बड़ा एक बीच की नाव की सवारी करनी पड़ेगी। देखिए, ऐसा है
एक बड़ी अंग्रेजी में दो मैं कहावतें बताऊंगा। एक है प्रूडेंस इज बेटर पार्ट ऑफ वेलर, प्रूडेंस इज बेटर पार्ट ऑफ वेलर, और दूसरा है हु डेयर्स विंस, यहाँ साहस की विजय। तो जंग के अंदर ये दोनों चीजें अप्लाई की जाती हैं। जो आदमी रिस्क लेने का मादा रखता है, जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपनी सेना के ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने कमांडरों के ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो उस कॉन्फिडेंस को लेके वो उतना रिस्क लेता है जितना वो ले सकता है, ताकि दुश्मन के घुटने टिका दिए जाएं। तो ये जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हम जो फैसला लेंगे और जिस प्रकार लेंगे, हम हर एक चीज़ को फैक्टर इन करके लेंगे। क्या चीन मदद कर रहा है पाकिस्तान की? क्या तुर्की मदद कर रहा है? क्या पीछे से कोई और शक्ति इसको हथियार असला देने को आएगी तो कब तक आएगी और कितना दे पाएगी? हम उस रिस्क को लेंगे, उसको हम तोलेंगे, नापेंगे और फिर इसको मारेंगे। तो इसका मतलब ये है कि रिस्क लेने का मादा और साथ साथ में प्रूडेंस का मतलब दिमाग का इस्तेमाल, और कोई बात जल्दबाजी में आप मत करिए, अब पूरी तैयारी करिए और तैयारी करके अब फिर मारिए अपने दुश्मन को। सर, इन हालात में रिस्क का क्या मतलब है? कि मतलब इस बात के लिए तैयार रहना कि कुछ नुकसान इधर भी हो सकता है, जंग होती है तो कुछ नुकसान तो सभी को होता है। नहीं, देखिए प्रैक्टिकली अगर बात करें, जब बात करते हैं रिस्क की, रिस्क सिर्फ इस बात का होता है कि इसमें अल्टीमेटली होगा क्या। आप जो बोल रहे हैं ये हमें अच्छे से पता है कि रिस्क ये ज़रूर होता है कि हमारे भी कुछ नुकसान होगा, ऐसा नहीं है कि हमारा नुकसान नहीं होगा। बात ये देखनी है कि क्या ये टेररिज्म मुझे ज़्यादा नुकसान दे रही है या मेरी लड़ाई अपने आप में दे रही है। और आप राजनाथ जी की स्टेटमेंट को जो आप कोट कर रहे थे और दिखा भी रहे थे, मैच्योरिटी देखिए, पाकिस्तान का नाम अभी भी नहीं आ रहा किसी ने। हाँ, देखो कितनी बड़ी बात है। और जिसके लिए है वो बढ़ बढ़ के बोल रहा है, वो पाकिस्तान, वो गवर्नमेंट, वो आर्मी बढ़ चढ़ कर बोल रही है कि हमारे लिए ही है ये। हमने वर्ड टेररिज्म इस्तेमाल किया, आप लोग लाइन बनकर एक के पीछे एक खड़े हो गए कि मैं टेररिज्म के साथ हूं, मैं टेररिज्म के साथ हूं, मैं टेररिज्म के साथ हूं। एक बिलावल, मैं आपको कल भी या परसों भी यही बता रहा था, बिलावल भुट्टो बोलता है खून की नदी बहेगी, ठीक है ना। ये आदमी उस आर्मी का होने वाला है, मतलब कितना खराब होगा। जिस आर्मी ने इसकी मां को मरवाया, तू उसके साथ खड़ा होना चाह रहा है। तेरे नाना को फांसी पर चढ़ाया, तू उसके साथ खड़ा होना चाह रहा है। तेरे को लग रहा है कि तू आवाम के साथ खड़ा होगा?